नमस्कार, मैं हूँ शीतल मीना, लेक्चरर मैकेनिकल इंजीनियरिंग फ्रॉम गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज बीकानेर, राजस्थान। आज का हमारा टॉपिक है विंड एनर्जी। विंड एनर्जी के इंट्रोडक्शन से आइए स्टार्ट करते हैं। तो विंड्स क्या होती हैं? विंड्स आर कॉज्ड बाय द अनइवन हीटिंग ऑफ द एटमॉस्फेयर बाय द सन, द इरेगुलरिटीज ऑफ द अर्थ सरफेस एंड द रोटेशन ऑफ द अर्थ। यानी कि जो पवन है, जो हवाएं हैं, जिसके द्वारा हमें विंड एनर्जी बनानी है, तो जो पवन कैसे उत्पन्न होते हैं, तो उसके तीन कारण हैं। एक तो जो अर्थ के एटमॉस्फेयर पे जो सन रेज जो गिरती है, तो उसको किस तरीके से हीट करती है एटमॉस्फेयर को। और दूसरा जो है वो है इरेगुलरिटीज़, यानी अर्थ के सरफेस पर कहीं पर लैंड है, कहीं पे वाटर है, तो उसकी वजह से क्या होता है कि हीट एब्जॉर्प्शन अलग अलग होता है। और तीसरा जो है अर्थ का रोटेशन। तो इन तीनों कारणों की वजह से हर जगह पर जो सन रेज यानी जो हीट एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी है वो अलग अलग होगी, तो हर जगह पर टेम्परेचर अलग अलग होगा। तो उस वजह से क्या होती है कि विंड्स यानी कि पवन और वेग उत्पन्न होते हैं। तो आपने देखा कि ड्यूरिंग द डे, दिन के वक्त क्या होता है कि जो ज़मीन होती है वो ज़्यादा गर्म होती है, और उसकी वजह से हवा, उसके ऊपर की हवा है वो ज़्यादा गर्म हो जाएगी, और पानी के ऊपर की जो हवा है वो कम गर्म होती है। तो इस तरीके से ये टेम्परेचर डिफरेंस क्रिएट हो गया। और रात के वक्त क्या होती है कि ज़मीन के ऊपर की हवा ज़्यादा जल्दी ठंडी होती है, और एज़ कम्पेयर टू पानी के ऊपर की हवा। तो इस तरीके से ये जो डिफरेंस, जो टेम्परेचर डिफरेंस क्रिएट जो होते हैं, तो उसकी वजह से क्या होती है कि विंड्स क्रिएट होती है। So large atmospheric winds that circle the earth are created because the land near the earth's equator is heated more by the sun than the land near the north and south poles। तो अर्थ के रोटेशन की वजह से क्या होता है कि इक्वेटर में जो है वहाँ पर ज़्यादा हीट होती है सन की, तो वहाँ पर ज़्यादा गर्मी होती है नॉर्थ और साउथ पोल के कंपैरेटिवली। तो ये जो डिफरेंसेस होते हैं, तो उसकी वजह से क्या होती है कि विंड प्रोड्यूस होती है। और इसी विंड का इस्तेमाल हम कई जगह पे कर सकते हैं, जैसे कि टू सेल द बोट्स, पंपिंग वाटर, ग्राइंडिंग मिल्स, और कई जगह पर। और लास्ट में इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए भी। तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए हम विंड टरबाइन का इस्तेमाल कर सकते हैं। और विंड टरबाइन का जो मेन फंक्शन ये होता है कि काइनेटिक एनर्जी जो होती है टरबाइन के मूवमेंट की, उसको कन्वर्ट करते हैं हम इलेक्ट्रिसिटी में। तो विंड टरबाइंस कैसे मूव करते हैं? विंड्स के थ्रू, हवा के थ्रू। तो इस तरीके से विंड एनर्जी प्रोड्यूस होती है। तो विंड एनर्जी फॉर पावर जनरेशन, तो जैसे कि सोलर एनर्जी रिसोर्स जो है हमारे पास हमेशा अवेलेबल रहता है। तो इसमें क्या होता है कि बट जो विंड की जो स्पीड है वो वैरी कर सकती है टाइम टू टाइम, अलग अलग जगह पर, अलग अलग वक्त पर। तो उसके अकॉर्डिंगली हमें जनरेटर में किस तरीके से हम लोग इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो वो लिमिटेड है, तो वो हमें देखना है। तो आप इसमें देख सकते हैं कि विंड एनर्जी के क्या स्कोप है हमारे इंडिया में। तो आप इस मैप के ज़रिए देख सकते हैं। तो जो टोटल जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन है, इट इज़ ऑफ द ऑर्डर ऑफ 65,000 मेगावाट तक जा सकता है। इंडिया में जो है 7,517 किलोमीटर की कोस्ट लाइन है, एंड टेरिटोरियल वाटर जो है वो है 12 नॉटिकल माइल्स इनटू द सी। तो यहाँ पर इतना पानी का एरिया है हमारे इंडिया में। द अनएक्सप्लॉयटेड रिसोर्स अवेलेबिलिटी हैज़ द पोटेंशियल टू सस्टेन द ग्रोथ ऑफ विंड एनर्जी सेक्टर इन इंडिया। तो विंड एनर्जी जो है धीरे धीरे अपनी पकड़ मजबूत बनाती जा रही है भारत में भी। इसके कुछ प्रोजेक्ट्स स्टार्ट किए हैं हमारे इंडिया में। तो आप देख सकते हैं कि कई सारे प्राइवेट सेक्टर्स और गवर्नमेंट सेक्टर्स जो हैं इन प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हैं और आगे भी करने वाले हैं। तो ग्रॉस पोटेंशियल जो है वो 48,561 मेगावाट, और टोटल ऑफ अबाउट 14,158 मेगावाट ऑफ द कमर्शियल प्रोडक्ट्स। तो ये जो डेटाज हैं वो अप टू 2011 तक के हैं। तो इसमें आप डिफरेंट स्टेट्स के देख सकते हैं, जो कैपेसिटी देख सकते हैं, वो देख सकते हैं कि स्टेट ग्रॉस पोटेंशियल देख सकते हैं, टोटल कैपेसिटी देख सकते हैं मेगावाट में, विंड एनर्जीज के थ्रू कितने पावर जनरेशन हो सकता है। और अप टू 2011 इतना जनरेशन हुआ है। तो डिफरेंट स्टेट्स है, काफ़ी सारे स्टेट्स हैं। तो इसमें जो पावर जनरेशन हुआ है, तो उसका जो टोटल है वो हमने देखा है कि टोटल जो है ग्रॉस पोटेंशियल जो है 48,561 है, और जो कैपेसिटी थी वो हमारी 14,158 मेगावाट की
है। तो इस तरीके से हमने कैपेसिटी देख ली विंड एनर्जी की। तो स्कोप में आप पर्टिकुलर एरिया में आप देख सकते हो कि विंड पावर का जो इस्तेमाल है हमारे इंडिया में काफ़ी तेज़ी से बढ़ने लगा है। मेन जो है हमारे स्टेट है जिन्होंने काफ़ी विंड टर्बाइंस लगाए हैं, उसमें है महाराष्ट्र, गुजरात और तमिलनाडु। तो इसमें जो हमारा जो मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी है उसकी तरफ से काफ़ी प्रोजेक्ट स्टार्ट किए गए हैं लास्ट ईयर्स में, लास्ट कई सालों में। तो अप टू 2016 में जो इंस्टॉल कैपेसिटी थी विंड पावर की इंडिया में वो है 27,676.55 मेगावाट, जो कि बेसिकली साउथ वेस्ट और नॉर्थ रीजन्स में है। तो इस तरीके से देख सकते हैं कि जो इंडिया है स्टार्टिंग के जो तीन जो कंट्रीज़ है चाइना, यूएसए और जर्मनी के बाद अपना स्थान ले आया है ये अप टू 2015 तक। आप एंड देन आप देख सकते हैं जो विंड एनर्जी के जो स्कोप्स हैं उसमें जो विंड एनर्जी जो है एक तरीके से जॉब जनरेटर है। विंड एनर्जी यूटिलाइजेशन काफ़ी सारे जॉब्स प्रोड्यूस करेगा। विंड टर्बाइंस के प्रोजेक्ट्स हम जितने ज़्यादा स्टार्ट करेंगे, देन जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन जो है उसमें ये काफ़ी मदद करेगा। पावर शॉर्टेज को की कमी को भी दूर कर सकता है। और गवर्नमेंट सपोर्ट और पॉलिसीज़ तो हमें ऑलरेडी प्रोवाइडेड है ही और आगे भी फ्यूचर में रहेगी। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं जो कैपेसिटी इंस्टॉल्ड है वो हमने ऑलरेडी देख ही लिया है। वर्ल्ड मार्केट शेयर भी इसका काफ़ी ज़्यादा है। इंडियन कंपनी जो सुजलॉन है वॉज अमॉन्ग द टॉप 10 मैन्युफैक्चरर है विंड टर्बाइन की, और उसका जो मार्केट शेयर है वो अराउंड 6.7% है। तो इस तरीके से आप विंड एनर्जी के कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस देख लीजिए। तो एक तरीके से ये रिन्यूएबल पावर सोर्स है, यानी कि जो इसकी अवेलेबिलिटी है वो हमेशा रहेगी। और एडवांटेजेस ये हैं कि इट कैन बी यूज्ड फॉर बोथ डिस्ट्रीब्यूटेड जनरेशन और पावर जनरेशन के लिए भी और डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, दोनों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। रेंज ऑफ पावर जो है टरबाइन की जो अवेलेबल है, माइक्रो टरबाइंस जो है अप टू 300 वाट से 1 मेगावाट तक पावर जनरेशन कर सकते हैं। एंड लार्ज विंड टरबाइंस है वो 35 किलोवाट से 3 मेगावाट तक पावर जनरेशन कर सकते हैं। विंड टरबाइन जो है वो एक इट इज़ सुटेबल टू इंस्टॉल इन रिमोट रूरल एरिया में हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और इसका हम यूज़ कर सकते हैं वाटर पंपिंग में और ग्राइंडिंग मिल्स में भी। एवरेज कैपेसिटी फैक्टर जो है इसका अप टू 30% तक हो सकता है। डिसएडवांटेजेस में बस ये है कि जो उसकी जो टोटल कॉस्ट है वो है इट कैन बी चीपर देन सोलर सिस्टम बट एक्सपेंसिव है हाइड्रो सिस्टम से। इलेक्ट्रिसिटी जो प्रोडक्शन है वो डिपेंड करता है विंड की स्पीड, लोकेशन, सीज़न, टेम्परेचर सभी पे। जैसे सोलर एनर्जी ज़्यादातर अवेलेबल रहती है, लेकिन विंड जो है वो 24 आवर्स अवेलेबल नहीं रहेगी। वो पर्टिकुलरली जैसे कि सोलर एनर्जी पूरे दिन भर में अवेलेबल रहती थी, लेकिन पूरे डे टाइम में भी विंड की जो स्पीड है, लोकेशन है, वो वैरी करती रहेगी। तो हाई परसेंटेज ऑफ हार्डवेयर कॉस्ट रहती है इसमें विंड टर्बाइंस के कंस्ट्रक्शन में। एंड मोस्टली स्पेंड ऑन द टावर जो है जो हम लोग भी बनाते हैं, जितने हाइट पे उसको लेके जाना है तो उसमें ज़्यादातर कॉस्ट लगती है। देन नेक्स्ट जो है हमने विंड एनर्जी के बारे में जाना है, उसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस के साथ साथ इंडिया में उसके क्या स्कोप है वो देखे हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा वो है स्टडी ऑफ अनीमोमीटर्स। तो अनीमोमीटर्स क्या होते हैं? इट इज़ द डिवाइस टू मेजर द विंड वेलोसिटी, विंड की स्पीड मेजर करने वाला डिवाइस होता है। तो बेसिकली क्या होता है कि ये इस तरीके का इंस्ट्रूमेंट है। दे आर अ लिटिल मोर देन इलेक्ट्रिसिटी जनरेटर माउंटेड इन अ सील्ड अप मेटल सिलेंडर। एक सील्ड सिलेंडर के फॉर्म में होता है। ऑन द टॉप ऑफ द एक्सेल देयर आर कप फॉर्म में लार्ज कप टू कैच द विंड। तो कुछ फैन और कप के फॉर्म में ब्लेड्स लगे हुए होते हैं जो कि विंड को कैच करेंगे, और उसकी मदद से क्या होगा कि हम इसमें अटैच करके रखेंगे एक छोटा सा जनरेटर जो मूव करेगा। तो प्रोपेलर एनीमोमीटर जो है वो बिल्कुल इसी तरीके से काम करते हैं, लाइक मिनिएचर विंड टर्बाइंस। तो एनीमोमीटर क्या है? एक छोटा सा एक मिनी टरबाइन के फॉर्म में हो गया, जिसमें दे यूज स्मॉल छोटे छोटे प्रोपेलर्स होते हैं, ब्लेड्स होते हैं, और उसके साथ में जुड़े हुए होते हैं छोटे से जनरेटर्स। इंस्टेड ऑफ स्पिनिंग कप्स सम एनीमोमीटर्स लुक्स लाइक अ स्मॉल फैन इन प्लेस ऑफ कप्स और प्रोपलर्स। तो कहीं पे प्रोपलर यानी कि ब्लेड टाइप हो सकता है, कहीं पे कप टाइप फॉर्म हो सकता है, तो कहीं पे फैन टाइप हो सकता है। तो ये बेसिकली क्या है, जैसे हवा बहेगी उसके हिसाब से ये रोटेट करेंगे। इट स्पिन्स द फैन ब्लेड्स, फैन की ब्लेड को रोटेट करेंगे। तो एक छोटा सा जनरेटर जो है जो इससे अटैच्ड होगा वो घूमेगा, विच वर्क्स अ बिट लाइक अ बाईसाइकिल डायनेमो। तो जनरेटर जो कनेक्टेड है वो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट से जुड़ा हुआ होगा।
तो वो हमें क्या कर सकता है, इंस्टेंट रीड आउट दे सकता है विंड की स्पीड का। तो डिजिटल डिस्प्ले पे हम देख सकते हैं कि विंड की क्या स्पीड है। तो इस तरीके से ये इंस्ट्रूमेंट काम करता है। तो कुछ होते हैं सम कप स्टाइल एनीमोमीटर कहलाते हैं, डिस्पेंस विद इलेक्ट्रिसिटी जनरेटर के साथ जुड़े हुए रहते हैं। इंस्टेड काउंट हाउ मेनी टाइम्स द कप और फैन ब्लेड्स रोटेट ईच सेकेंड। तो कुछ क्या मेजर करते हैं कि कितनी बार जो है फ़ैन रोटेट हुआ है। कुछ डिज़ाइंस ऐसी होती है, सम ऑफ द फैन ब्लेड्स हैव टाइनी मैग्नेट्स लगे हुए होते हैं उनके ऊपर। ईच टाइम दे मेक अ सिंगल रोटेशन दे मूव पास्ट अ मैग्नेटिक डिटेक्टर कॉल अ रीड स्विच। तो ये जो मैग्नेटिक डिटेक्टर जो है ये रीड करते हैं जैसे जैसे रोटेशन होता है हमारे फ़ैन की ब्लेड का। व्हेन अ मैग्नेट इज़ नियर बाय द रीड स्विच क्लोजेस एंड जनरेट्स अ ब्रीफ पल्स ऑफ, एक इलेक्ट्रिक करंट की पल्स जनरेट करता है मैग्नेट के ज़रिए। और इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक पल्स को रीड करके रेट ऑफ विंड स्पीड को हम पता कर सकते हैं। तो इस तरीके से डिवाइस काम करते हैं। एनीमोमीटर के आप ये डायग्राम देख के आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड में जो है डिजिटल एनीमोमीटर है, जिसमें डायरेक्टली डिजिटली आपको ऊपर देखो फैन टाइप दिखाई दे रहा है, स्पिनिंग फैन जनरेट्स द मैग्नेटिक पल्सेस। और यहाँ पर आपका डिस्प्ले में आपकी रीडिंग आ रही है। और बीच में आप जो देख रहे हो ये इस तरीके का कप टाइप एनीमोमीटर है, जिसमें ऊपर देखो 3 कप लगे हुए हैं। बीच में जो है वेन अलाइंस विथ विंड के हिसाब से ये मूवमेंट प्रोवाइड करेगा। और जो नीचे है डायल लगा हुआ है, डायल फॉर मेजरिंग द विंड डायरेक्शन भी हम मेजर कर सकते हैं इसके ज़रिए। विंड स्पीड जो है एलसीडी डिस्प्ले में आपको पता चलेगी। और जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का जो केस है वो एल्यूमिनियम का बना हुआ है। तो इस तरीके से छोटे छोटे पार्ट्स को जोड़कर ये एनीमोमीटर बनाया गया है, जो कि हमें विंड स्पीड बताता है। उसके अलावा जो लेटेस्ट मॉडर्न एनीमोमीटर में आप अल्ट्रासोनिक एनीमोमीटर्स भी देख सकते हैं। तो उसमें क्या होता है कि दे हैव द 2 और 3 पेयर्स ऑफ साउंड ट्रांसमीटर्स लगे हुए थे, साउंड ट्रांसमीटर्स और रिसीवर्स राइट एंगल्स पे लगे हुए होते हैं एक दूसरे के। तो स्टैंडर्ड इन द विंड एंड ईच ट्रांसमीटर कॉन्स्टेंटली, तो हाई फ्रीक्वेंसी साउंड प्रोड्यूस करता है। और रिसीवर जो है वो रिसीव करता है। इलेक्ट्रॉनिक सर्किट जो है इसके साथ जो जुड़े हुए रहते हैं, measures the time it takes for the sound to make its journey from each transmitter to the receiver। तो ये जो साउंड जनरेट कर रहा है ये अल्ट्रासोनिक एनीमोमीटर, तो ये क्या कर रहा है कि जो जब तक ये रिसीवर पर साउंड फ्रीक्वेंसीज को भेजता है तो इलेक्ट्रिक सर्किट्स जो है इसको स्टोर कर लेते हैं। तो डिपेंडिंग ऑन हाउ द विंड ब्लोज, कैसे हवा चल रही है, इट विल अफेक्ट द साउंड बीम्स मोर देन द अदर, स्लोइंग इट डाउन और स्पीडिंग किस तरीके से स्लो कर रही है, किस तरीके से हाई विंड चल रही है। तो सर्किट क्या मेजर करेंगे, डिफरेंस इन स्पीड ऑफ द बीम्स एंड यूजेस दैट टू फिगर आउट हाउ फास्ट द विंड इज ब्लोइंग। तो किस तरीके से विंड स्पीड चल रही है वो हमें ये मेजर